गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 3 इसका पार्ट 2 लेके आई है। तो इस चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला एक साम्राज्य। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखकर आप इस चैप्टर को पहले पार्ट 1 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सभी चैप्टर्स आपके एक एक करके डाले जाएंगे। इसमें क्लास 11th की हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12th की हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हम चैप्टर शुरू करते हैं आज का 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ओके, हमने कहा 3 महाद्वीप कौन से थे जिनमें साम्राज्य फैला था। चलिए पहले आपको एक नज़र हम 7 महाद्वीप के बारे में बताते हैं। महाद्वीप कितने हैं संख्या में? आप जानते हैं 7। सबसे बड़ा हमारा ये एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, मैंने कहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 5 महाद्वीप हो गए। मैंने कहा एशिया, ओके, अफ्रीका, हमारा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है 7 महाद्वीपों में। एक रह गया हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को हमने लास्ट में इसलिए लिया, अंटार्कटिका को हम वाइट कॉन्टिनेंट यानी श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका को हम निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। निर्जन महाद्वीप यानी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं। ओके, यहाँ सारी बर्फ ही बर्फ रहती है। तो मैंने कहा 7 महाद्वीप। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं 3 महाद्वीप वाला, है ना। तो 3 महाद्वीप कौन से हैं? वो 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इन 3 महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य किसकी बात कर रहा है? रोम की। तो ये भी आपका दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड का आपका मैप, आप इसे भी अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका में आपको ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, ठीक है, ये देश आते हैं। कहता है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। ओके, कहता है अफ्रीका, आपका अफ्रीका ये आ गया, आपने देखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका एशिया, सारा एशिया है। और ये क्या है? यूरोप। चले आगे। ओके, दैट्स गुड। तो आगे चलते हैं। कहता है रोमन साम्राज्य। पिछले वीडियो में भी आपको यहाँ पे शुरू करते हुए बताया था रोमन एम्पायर के बारे में कि रोमन एम्पायर, इसमें कहा आपको 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया। 2 पार्ट्स कौन से? पूर्ववर्ती यानी अर्ली रोमन एम्पायर, परवर्ती यानी लेट रोमन एम्पायर। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको हम कहते हैं 3rd सेंचुरी, तीसरी सदी। तीसरी सदी कहाँ से शुरू होगी? तीसरी सदी 201 से 300 तक। 300 आते ही तीसरी सदी खत्म। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 320 अगर है तो वो तीसरी सदी। नो नो नो, वो 4th सेंचुरी चल रही है। 300 के बाद 4th सेंचुरी। अभी 2020 है, 2020 है, तो 2001 से लेकर 2100 तक 21वीं सदी है। तो अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 2101 होगा, वो 22वीं सदी शुरू होगी। करेक्ट है। ओके, 1940 1947 हम बात करते हैं कब? वो 20वीं सदी हुई। 1901 के बाद 20वीं सदी। समझ आया ना आपको सेंचुरी? हाँ जी। तो कहता है अर्ली रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में बांटता है, गणतंत्र यानी रिपब्लिक, राजतंत्र यानी मोनार्की। और इसका टाइम पीरियड कहता है 509 BCE से 27 BCE। BCE बिफोर कॉमन ईरा। ओके, पहले से BC यानी बिफोर क्राइस्ट भी कहते थे। अब इसके लिए BCE वर्ड और CE वर्ड। CE मीन्स कॉमन ईरा, तो ये कॉमन ईरा और ये बिफोर कॉमन ईरा। पहले इसके लिए BC और AD वर्ड यूज भी किया जाता था। तो BC और AD वर्ड क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और एनो डोमिनी, इट्स एनो डोमिनी AD। ओके, तो AD और BC। हाँ जी। तो मैंने कहा गणतंत्र कहता है 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, और राजतंत्र यानी मोनार्की 27 ईसा पूर्व से 200
ईस्वी तक। ये ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। ओके, ये ईसा पूर्व से ईस्वी यहाँ पर आ रहा है। चलें आगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। द रोमन एम्पायर डिवीजन, अर्ली रोमन एम्पायर और लेटर रोमन एम्पायर, और उसके बीच में हमारा है 3rd सेंचुरी। ठीक, अर्ली रोमन एम्पायर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिपब्लिक एंड मोनार्की। दोनों का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। हमने कहा रिपब्लिक यानी गणतंत्र। क्या है गणतंत्र? गण का शासन, लोगों का शासन। ओके, राजतंत्र जहां पर राजा का शासन। तो गणतंत्र कहता है 509 BCE से 27 BCE तक चला। मैंने कहा द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर अ टाइम इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट। गणतंत्र कैसा शासन तंत्र था? जहाँ पे जो मेन जो पावर थी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी थी, पावर का सोर्स जो था वो थी सेनेट। सेनेट नामक इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर सारी पावर। ठीक है, हाँ जी। कहता है सेनेट, मैंने कहा सेनेट में सारी पावर है। सेनेट के बारे में देखते हैं क्या। सेनेट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज दैट कुड बी कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स और ओलिगार्क्स। तो सेनेट कौन है? स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज, तो अमीर परिवारों का छोटा सा समूह। ये कौन है? अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग है, यानी शाही लोग हैं। तो मैंने कहा एरिस्टोक्रेट मीन्स शाही, कुलीन, उच्च कुल से जो जन्म लिया हो उसे हम अभिजात या कुलीन कहते हैं, एरिस्टोक्रेट। लेटर लैंडलॉर्ड्स ऑफ इटालियन डिसेंट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन इट। कहता धीरे धीरे इटालियन मूल के लोग भी इसमें शामिल हो गए। सेनेट हैड कंट्रोल इन द रिपब्लिक सिस्टम। सेनेट का कंट्रोल था पूरे रिपब्लिक सिस्टम पे। कौन कंट्रोल कर रहा है? सेनेट। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन। कहता है मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज, अधिकतर जो रोमन इतिहास है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में है। ग्रीक यानी यूनानी, ओके, और लैटिन यानी लातिन हिंदी में कह देते हैं। तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में अधिकतर रोमन हिस्ट्रीज है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? कहता वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम अ सेनेटेरियन बैकग्राउंड। तो अधिकतर रोमन इतिहास हमें मिलता है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में, और ये लिखा गया था सेनेटेरियन बैकग्राउंड के लोगों के द्वारा, यानी कि जो सेनेट से रिलेटेड व्यक्ति थे। सेनेट में कहता मेंबरशिप ऑफ द सेनेट वाज फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप होती थी इसकी, जीवन की सदस्यता उम्र भर, सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। कहता देयर वाज मोर एम्फेसिस ऑन वेल्थ एंड ऑफिस होल्डिंग्स। धन और पद प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया जाता था। द एम्परर वाज जज्ड एज टू हाउ ही बिहेव टुवर्ड्स सेनेट। एम्परर को कैसे जज करते थे? एम्परर को जज किया जाता था इस बात से कि सेनेट के लिए उसका व्यवहार कैसा था, सेनेट के प्रति उसका रवैया कैसा था, इससे जज किया जाता था। किसको? एम्परर यानी राजा को। अगर सेनेट के प्रति उसका अच्छा व्यवहार तो हम कहेंगे गुड, वेरी गुड किंग, और सेनेट के प्रति अगर गंदा व्यवहार तो कहेंगे इट्स वेरी बैड किंग। क्यों? मैंने कहा इतिहास किसके द्वारा लिखा जा रहा था? सेनेटेरियन बैकग्राउंड के लोग ही इतिहास लिख रहे थे। तो जो इतिहास लिखेगा वो अपना हिसाब से लिखेगा, अपने अनुसार लिखेगा। ओके, तो क्या कहता है? द वर्स्ट एम्परर्स वर दोज हु वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द सीनेट। बुरे सम्राट किसको मानते हैं? जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हमने कहा गणतंत्र, गणतंत्र में सेनेट। अब हम आते हैं राजतंत्र यानी मोनार्की, जहां पर शासन राजा के द्वारा चलाया जाता है, कोई व्यक्तियों के समूह के द्वारा नहीं। एक आदमी, सुपर पावर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर, पावर हाउस, वो राजतंत्र होता है। कहता है इन 27 BCE जूलियस सीजर्स अडॉप्टेड सन एंड हेयर ऑक्टेवियन अवर थ्रोन सीनेट एंड टुक पावर। 27 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र मीन्स गोद लिया हुआ बेटा, एडॉप्टेड सन। ओके, जब कोई पुत्र नहीं होता तो एक पुत्र गोद ले लिया जाता है। ओके, या कोई हो भी तो भी कोई किसी को गोद ले सकता है, इट डिपेंड ऑन देम। कहता है जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद जो बैठाता है गद्दी पे, अपने बाद जिसको गद्दी पे बिठाया जाता है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। तो 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा और उत्तराधिकारी कौन था? ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने क्या किया? सेनेट का तख्ता पलट दिया, पावर अपने हाथ में ले ली, टुक पावर। कहता है एंड बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम बाय द नेम ऑफ अगस्टस। और रोम का पहला राजा बना, और किस नाम से गद्दी पर बैठा? अगस्टस के नाम से गद्दी पर बैठा। तो रोम का पहला सम्राट अगस्टस, अगस्टस के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये ऑक्टेवियन था, और ये जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन और उत्तराधिकारी था अगस्टस।
यानी ऑक्टेवियन। कहता है Augustus was the sole ruler and the only real source of the authority. ओनली रियल सोर्स ऑफ द अथॉरिटी कौन? अगस्टस। सोल रूलर मतलब सोल, एक ही आदमी के हाथ में पावर थी। रूलर जो था एकमात्र शासक था। पहले ग्रुप ऑफ फैमिलीज था, अब एक व्यक्ति है। सोर्स ऑफ पावर, ओके, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कहता वाइल द फिक्शन वॉज केप्ट अलाइव दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द प्रिंसेप्स। प्रिंसेप्स मीन्स लीडिंग सिटीजन। कहता है जबकि एक धारणा चला दी, एक बातें ऐसी फैला दी कि वो तो केवल एक प्रिंसेप्स है। प्रिंसेप्स मतलब लीडिंग सिटीजन। वो आप सब लोगों की तरह एक आपको आगे लीड कर रहा है, आप ही में से आपके आगे आकर आप सबको लिए खड़ा है, मीन्स ये, ठीक है, आपको लीड कर रहा है। ये नहीं कि सारी पावर उसके अंदर है, वो तो आप सबको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कल्पना इस तरह की जीवित रखी गई, जबकि रियलिटी क्या थी? मैंने कहा रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी वो एकमात्र सोल रूलर था। पर प्रिंसेप्स, प्रिंसेप्स वर्ड्स को मैंने कहा क्या है प्रिंसेप्स, देख लेते हैं। प्रिंसेप्स कहता है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है लीडिंग सिटीजन, प्रमुख नागरिक। ओके, प्रिंसेप्स कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन, मीनिंग है लीडिंग सिटीजन। देखिए प्रिंसेप्स के बाद मैंने कहा एक प्रिंसिपेट। अगस्टस जो 27 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, द रिजाइम यानी साम्राज्य जो स्थापित किया अगस्टस ने 27 बीसी में, उस साम्राज्य को कहा गया प्रिंसिपेट। ओके, तो प्रिंसिपेट क्या है? प्रिंसिपेट अगस्टस ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसे कहा गया प्रिंसिपेट। और प्रिंसेप्स क्या है? मैंने कहा प्रिंसेप्स, उसने कहा लीडिंग सिटीजन, मैं तो प्रिंसेप्स हूँ। द मेन कहता है द मेन 3 प्लेयर्स इन द रोमन एम्पायर। तो द 3 मेन प्लेयर्स कौन थे? रोम साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी। फर्स्ट वन इज राजा यानी द एम्परर, सेकंड वन इज द सेनेट, एंड थर्ड वन इज द आर्मी। राजा यानी अधिकार का स्रोत, ठीक है, अधिकार का स्रोत कौन? राजा, यानी कि पावर हाउस, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कहता है सेनेट, सेनेट क्या? मैंने कहा धनी परिवारों का संगठन, मैंने कहा ग्रुप ऑफ हेल्दी वेल्दी फैमिलीज। कहता है सेना, सेना यानी कि आर्मी, वेतन भोगी जिसको सैलरी मिल रही है, और पेशेवर यानी प्रोफेशनल है आर्मी। ठीक है, तो ये 3 मेन प्लेयर्स है रोमन एम्पायर में, एम्परर, सेनेट एंड आर्मी। ओके, सेनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेल्दी फैमिलीज। तो मैंने कहा सेनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। अब हम आते हैं सेना के बारे में, देखते हैं पहले द आर्मी। कहता है आफ्टर द एम्परर एंड सेनेट अ मेजर इंस्टीट्यूशन वाज द आर्मी। सेनेट के बाद जो मुख्य संस्था थी वो थी सेना। इन द पर्शियन एम्पायर, किसमें? पर्शियन एम्पायर। पर्शियन मतलब फारस, फारस मतलब पहले जो ईरान था उसे फारस कहा जाता था, आज के समय में इसका नाम है ईरान। ओके, फारस मीन्स ईरान। तो कहता है इन द पर्शियन एम्पायर देयर वाज अ कंस्क्रिप्टेड आर्मी फोर्सिबली रिक्रूटेड फॉर एडल्ट मैन। फारस के साम्राज्य में तो बलात्, बलात् मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती, वयस्क पुरुषों के लिए, जो जवान पुरुष हैं उनके लिए अनिवार्य थी, कंपलसरी थी कि आपको सैनिक सेवा ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो पर्शियन में क्या था? कंपलसरी था, कंस्क्रिप्टेड आर्मी यानी फोर्सिबली रिक्रूटेड। परंतु रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। रोम की जो आर्मी थी वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी, सैनिक को नकद वेतन दिया जाता था। ठीक है, रोम की सेना में न्यूनतम 25 वर्ष सेवा करनी पड़ती थी, मिनिमम 25 ईयर्स। आर्मी वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर। आर्मी जो है, सेना जो है, साम्राज्य का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, यानी कि सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय। संगठित मतलब जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तरीके से रखा गया है। एकल मतलब सिंगल, ठीक है, सबसे बड़ा निकाय यही था, सबसे ज़्यादा लोग इसी में थे। कितने लोग थे? कहता बाय द 4th सेंचुरी देयर वर 6 लाख सोल्जर्स। ओके, इसमें 6 लाख सैनिक थे 4वीं शताब्दी तक। और द सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली एगिटेट फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन। सैनिक जो है बेहतर वेतन और बेहतर सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन भी करते थे कि उनको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी मिलनी चाहिए। समटाइम्स सोल्जर्स रिवोल्टेड, सोल्जर्स जो हैं कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे। अगर शासक सेना पर नियंत्रण नहीं कर पाता था तो गृह युद्ध हो सकता था। शासक अगर थोड़ा सेना को कंट्रोल नहीं कर पाया तो गृह युद्ध, गृह युद्ध मीन्स मैंने कहा क्या?
सिविल वॉर। सिविल वॉर के भी चांसेस हो। सेनेट जो है सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी। द सेनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी बिकॉज इट वाज अ सोर्स ऑफ ओपन अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस। तो जो सेना है कह रहा है ये प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। अप्रत्याशित हिंसा मतलब कभी भी ये हिंसक हो सकती थी, तो सेना से डरते थे सेनेट वाले और घृणा भी करते थे। तो ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा हिस्ट्री इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, तो इन्होंने अपने हिसाब से इनको आर्मी को बुरा भी बताया है। कहता है गृह युद्ध। मैंने कहा गृह युद्ध की क्या होता है गृह युद्ध? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर शासक कमजोर पड़ गया तो गृह युद्ध की कंडीशन यानी सिविल वॉर की कंडीशन आ सकती है। सिविल वॉर रेफर्स टू आर्म्ड स्ट्रगल्स फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री, देश के अंदर ही, इन कंट्रास्ट टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। दूसरे देशों के खिलाफ संघर्ष नहीं, अपने ही देश के अंदर जब संघर्ष पैदा हो जाता है उसे हम गृह युद्ध कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। अपने ही देश के अंदर खतरा, आर्मी ने ही बगावत कर दी और सरकार को खतरा हुआ, सरकार का पलट दिया गया, तख्ता पलट। ठीक है, सिविल वॉर। राजा, हमने कहा इसमें 3 मेन प्लेयर्स थे, राजा, सेनेट और आर्मी। आर्मी के बारे में पढ़ा, सेनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं द एम्परर। कहता है अगस्टस एज, अगस्टस युग, इसके बारे में देखते हैं। अगस्टस, हमने बताया था आपको, ऑक्टेवियन अगस्टस के नाम से गद्दी पर पहला सम्राट बनकर बैठा। कहता है प्रारंभिक रोमन सम्राटों का शासन जिनके दौरान गणतंत्र शासकों की कुछ विशेषताओं को बरकरार रखा गया था। गणतंत्र के बाद मैंने कहा राजतंत्र आया था, तो कुछ उनकी विशेषताएं जो थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स की, वो रिटेन रखी की गई थी, यानी कि एज इट इज रखी गई थी। ठीक है, द रूल ऑफ अर्ली रोमन एम्परर्स ड्यूरिंग विच सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स वर रिटेन्ड। द अगस्टस एज इज रिमेंबर्ड फॉर द पीस। किस लिए जाना जाता है अगस्टस युग को? पीस यानी कि शांति के लिए जाना जाता है। ओके, कहता है देयर वाज नो सिविल वॉर इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज। पहले 2 शताब्दियों में यानी 200 साल के अंदर कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ। तो पहली 2 सेंचुरीज में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। एंड एक्सटर्नल वॉरफेयर वाज आल्सो मच लेस कॉमन, और बाहर के देशों से भी बहुत ही कम नाम मात्र के युद्ध हुए थे। ओके, कहता टिबेरियस, हमने पढ़ा अगस्टस, इसके बाद है टिबेरियस। अगस्टस का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी। दत्तक पुत्र मैंने कहा एडॉप्टेड सन। ओके, उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद जो गद्दी पर बैठा। अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले से ही इतना विशाल था कि उसको और अधिक विस्तार करना अनावश्यक लगता था। The empire inherited by Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was felt to be unnecessary. बहुत ही विशाल साम्राज्य मिला टिबेरियस को, तो उसको जरूरत ही नहीं लगी कि इसको मैं और एक्सपेंड करूँ, इसको मैं और फैलाऊं। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा सम्राट, कहता है ट्राजन, जिसके बारे में कहते हैं इंपॉर्टेंट जो है। कहता है प्रारंभिक विस्तार में साम्राज्य का एकमात्र अभियान, उसने ज़्यादा नहीं फैलाया था। कहता है इसका जो एक एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है द एम्परर ट्राजान। ट्राजान ने क्या किया? 113 में ईस्वी में चलाया क्या अभियान? साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। ओके, कहता है इन द इनिशियल एक्सपेंशन द ओनली एक्सपेडिशन ऑफ द एम्पायर वाज कैरीड आउट बाय एम्परर ट्राजान इन 113-17 AD, 113 से 17 ईस्वी में यह अभियान चलाया। द एरियाज अक्रॉस द यूफ्रेट्स रिवर वर ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड किया गया कौन सा एरिया? यूफ्रेट्स रिवर यानी फरात नदी के उस पार तक कब्जा कर लिया गया। बट हिज हायर्स लेफ्ट दोज एरियाज, उसके उत्तराधिकारियों ने इन इलाकों को छोड़ दिया, उसके बाद आने वाले राजाओं ने। ही ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेरिंग इंडिया, वो भारत विजय का सपना देखा करता था कि भारत को सिकंदर की तरह जीत लेंगे, है ना। मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। इस काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि रोमन साम्राज्य का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। क्रमिक, क्रम से मतलब एक के बाद एक, तो क्रमिक रूप से रोमन साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। और सम्राट ट्राजान में हम पढ़ते हैं फरात नदी के पश्चिम के समृद्ध राज्यों को भी रोम ने हड़प लिया, जो वेस्ट में हमारे समृद्ध राज्य थे। ओके, कहता है प्रॉस्परस स्टेट्स वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर वर ऑल्सो एनेक्स्ड बाय रोम, इनको भी रोम ने हड़प लिया। कहता है फॉर एग्जाम्पल हेराड्स किंगडम yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal to over 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड। हेराड के राज्य में प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आमदनी होती थी। दिनारियस क्या है? रोम का चांदी का एक सिक्का।
और ये 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का होता था। तो 54 लाख डिनारियस का जो है आमदनी होता था हेराट के एक राज्य में हर साल। तो ऐसे जो समृद्ध राज्य है, 54 लाख डिनारियस कितना हो गया, 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड। ठीक है, तो ऐसे समृद्ध राज्यों को भी कहता है रोम ने हड़प लिया। समझ आए यहाँ तक? ओके, चले आगे। हाँ जी, आगे देखते हैं। कहता है द सम्राट, हम बात कर रहे हैं सम्राट ट्राजान की। तो 2वीं शताब्दी में जब रोम अपने शिखर पर था, इन द 2nd century when Rome was its peak, the Roman emperor extended from the borders of Scotland to Armenia and from the Sahara to Euphrates and sometimes even beyond. रोमन साम्राज्य जब स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और इधर सहारा से फरात तक, कभी कभी इससे भी आगे तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य रोमन एम्पायर हो गया था 2वीं शताब्दी में जब अपने टॉप पे था। ठीक है, स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया तक की सीमाएं, सहारा से फरात तक की सीमाएं। कहता रोमन एडमिनिस्ट्रेशन, रोमन साम्राज्य अत्यंत विशाल था, काफी फैला हुआ था, इमेंस। रोमन सम्राट इतने बड़े साम्राज्य पर कैसे शासन करते थे? तो ये जो शासन करते थे इसमें हम इस तरह इनको देख सकते हैं। कहता है द एम्परर, एक राजा था सबसे ऊपर, फिर सेनेट थी, फिर द आर्मी, फिर कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर अर्बन सेंटर। इस तरह ये शासन चलाया करते थे अपना पूरा। राजा, फिर सेनेट, सेना, फिर प्रशासनिक पदाधिकारी और फिर शहरी केंद्र। तो मैंने कहा राजा क्या था? साम्राज्य की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित थी। सभी प्रांतों पर राजा का नियंत्रण होता था। सम्राट के सिक्कों पर देवी देवताओं के समान चित्र बनाए जाते थे, वह मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, ऑल द पावर ऑफ द एम्पायर वर वेस्टेड इन द किंग। सारी राजा, सबसे बड़े मैंने कहा था सोर्स ऑफ अथॉरिटी राजा। ओके, राजा के नाम के सिक्के, जैसे देवताओं के सिक्के बनाते हैं ना, उसी तरह राजाओं के सिक्कों में राजा की फोटोएं होती थी। दूसरे नंबर पर कहता है सेनेट, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द एम्परर वाज द सेनेट। ठीक है, द सेनेट सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। द सेनेट हैड मोर इन्फ्लुएंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सम्राट के बाद सबसे शक्तिशाली संस्था थी सेनेट। सेनेट सारी प्रशासनिक कार्यों को देख रही है, इसी के प्रभाव पूरा सेनेट पे, प्रशासन में सेनेट का रहता था। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था द आर्मी। द रोमन आर्मी वाज एन इम्पॉर्टेंट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी विद सैलरी सोल्जर्स ऑफ अप टू 6 लाख। 6 लाख तक वेतनभोगी सैनिक थे, हमने देखा। फिर हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रोमन प्रशासन में भूमिका निभा रहे हैं मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वर द प्रेटर एंड द सेंसर। कहता राज्य के प्रमुख पदाधिकारी थे प्रेटर और सेंसर। प्रेटर कौन है? यूज्ड टू एक्ट एज जज, जो न्यायाधीश का काम करते थे। सेंसर कौन है? हिज मेन टास्क वाज टू एक्सेस टैक्स एंड लुक एट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिटीजन्स। कर जो निर्धारण है, नागरिकों से जुड़ी समस्याएं जो हैं, दोनों ये कौन देख रहे हैं? सेंसर। फिर हमने कहा रोमन एडमिनिस्ट्रेशन में शहरी केंद्र का रोल था। शहरी केंद्र मतलब अर्बन सेंटर। फार रीचिंग सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द एम्पायर थ्रू विच द होल वर्ल्ड वाज कंट्रोल्ड। कहता है साम्राज्य में दूर दूर तक नगर स्थापित किए गए और इनके माध्यम से ही पूरे दुनिया पर नियंत्रण रखा जाता था, इन शहरी केंद्रों के माध्यम से। ओके, अब टॉपिक आता है हमारा इसके बाद रोमन सोशल हायरकीज। रोमन सामाजिक श्रेणियाँ, समाज की जो श्रेणियाँ यानी कैटेगरीज यानी हायरकीज यानी ग्रुप्स किस तरह बांटे गए थे। कहता है द हिस्टोरियन टैसिटस डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलोज। इतिहासकार जो टैसिटस जो हैं, उन्होंने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। देख सकते हैं रोमन सामाजिक श्रेणियाँ, इसको 2 भागों में हमने बांटा था, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल। पूर्ववर्ती काल में मैंने कहा जो सामाजिक श्रेणियाँ थी वो थी सबसे ऊपर सेनेटर, उसके बाद नाइट, उसके बाद निम्न वर्ग, फिर दास। ओके, सेनेटर को मैंने कहा पेट्रस कहेंगे, नाइट को अश्वरोही कहेंगे, निम्न वर्ग को प्लेबस सॉर्डिडा कहेंगे, दास यानी स्लेव्स। परवर्ती काल में जो ग्रुपिंग हो गई थी, सामाजिक श्रेणियाँ बन गई थी, वो बन गई थी किस तरह? अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं सोशल ग्रुप्स इन अर्ली रोमन एम्पायर। कहता है अर्ली रोमन एम्पायर में ये और लेट रोमन एम्पायर में ये। कहता है अर्ली रोमन एम्पायर में सेनेटर्स यानी पेट्रस, नाइट्स यानी हॉर्समैन, लोअर क्लास यानी प्लेब्स सॉर्डिडा, कहता है स्लेव्स, और यहाँ कहता है एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। देखें इसे, समझते हैं। कहता है सोशल ग्रुप्स, कहता है सबसे पहले सेनेटर यानी पेट्रस। सेनेटर पेट्रस, पेट्रस का जो मीनिंग है वो होता है
फादर इट वॉज द हाइएस्ट क्लास ऑफ द एम्पायर, सबसे ऊपर अंपायर में कौन था? सेनेटर्स थे। इसको पेट्रेस कहते थे। पेट्रेस क्यों कहते थे? पेट्रेस मतलब पिता, जो सबसे ऊपर परिवार में भूमिका निभाता है। जैसे द नंबर ऑफ सेनेटर्स एक्सीड्स 1000 इन द 3rd century, तीसरी सदी में सेनेटर की संख्या 1000 से भी ज़्यादा हो गई थी। कहता अकॉर्डिंग टू द ओलम्पियोडोरस who was also an ambassador and historian of the early 5th century, the Senate's annual income was equal to 4000 lbs of gold। यहाँ पे 4000 मिस हो गया है तो ध्यान दें, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4000। ओके, हाँ जी, क्या कहता है? ओलम्पियोडोरस के अनुसार 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल में एक इतिहासकार थे ओलम्पियोडोरस। तो ओलम्पियोडोरस के अनुसार, जो कि एक राजदूत भी थे, क्या कहते हैं? सेनेट की जो वार्षिक आय है वो 4000 पाउंड सोने के बराबर थे। इतना कमा लेते थे सेनेट्स। और उसके बाद आता है इक्वाइट्स। मैंने कहा नाइट्स यानी हॉर्समैन। ये इक्वाइट्स यानी नाइट्स कौन है? अश्वरोही। अश्वरोही दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान वर्ग। Traditionally the second most powerful and wealthy group. It was a respectable class of people who belonged to great families. ये respectable class of people है, यानी कि सम्मानित वर्ग है जो कि बिलोंग करता था धनी परिवारों से, यानी कि महान घरानों से। Originally they were families whose property qualified them to serve in the cavalry. Cavalry मतलब घुड़सेना, अश्वसेना। तो कहता है मूल रूप से ये ऐसे परिवारों से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने के औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। That's why they were called equites, इसीलिए उनको equites यानी अश्वरोही कहा जाता था। There were knights, landowners, ship owners, traders and bankers। इनमें कौन कौन शामिल है? नाइट जमींदार, जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकर, ये सब नाइट कहलाते थे। इसके बाद मैंने कहा तीसरा है हमारा फूहड़ निम्नतम वर्ग यानी कमीन कारू, इसे प्लेबस सॉर्डिडा भी कहते हैं। अनकेम्प्ड लोअर क्लास। कहता प्लेब्स वाज अ लोअर क्लास हु एडिक्टेड टू द सर्कस एंड थिएट्रिकल डिस्प्ले। ये एक निम्न वर्ग था, सर्कस और थिएटर देखने का आदी था। फार्मर्स, लेबरर्स एंड कॉमन पीपल वर इन्वॉल्व। इसमें शामिल होते थे किसान, मजदूर, श्रमिक और आम लोग। फिर कहता है परवर्ती काल में जो सामाजिक श्रेणियां हैं, मैंने कहा सबसे नीचे इसमें है दास, चौथे नंबर पर। समाज का सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग। परिवारों में दासों का प्रचलन था जिनमें कई प्रकार के काम लिए जाते थे, सारे काम करना होता था दासों का। तो मैंने कहा अर्ली एम्पायर के बाद हम देखते हैं अब लेट रोमन एम्पायर। लेट रोमन एम्पायर में हमारा आ जाता है क्या? पहला एरिस्टोक्रेसी, मैंने कहा अभिजात वर्ग यानी कि शाही परिवार। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू टैसिटस द सेनेटर एंड द नाइट हैड बिकम अ वाइड एरिस्टोक्रेसी यूनिफाइड इन लेटर पीरियड्स, मोर देन हाफ ऑफ विच वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन। टैसिटस के अनुसार सेनेटर और नाइट परवर्ती काल में, पूर्ववर्ती के बाद जो आया, एकीकृत होकर इकट्ठे होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। जो पहले दो थे, मैंने कहा सेनेटर और नाइट, ये दोनों इकट्ठे होकर अब एक बन गए एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग। इनमें आधे से ज़्यादा अफ्रीकी और पूर्वी मूल के भी थे। ये काफ़ी धनी वर्ग था और सैनिक संभ्रांत वर्ग से अलग था। कहता है मिडिल क्लास। द मिडिल क्लास कंसिस्टेड ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेटिक पीपल। मध्यम वर्ग में सेना और नौकरशाही से जुड़े लोग थे। नौकरशाही जो कि प्रशासन चलाने का काम करते हैं, अधिकारी लोग। इनका भरण पोषण राजकीय सेवा के बदले मिले धन से होता था। कैसे होता था इनका भरण पोषण? जो राजकीय सेवा कर रहे हैं उसके बदले इनको धन मिलता था, यानी सैलरी। दिस क्लास फाउट अ वार फॉर द स्टेट। ये वर्ग राज्य के लिए युद्ध लड़ता था, सेना में था यानी युद्ध लड़ रहा था। युद्ध राज्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो कहता है द फॉलोइंग द लोअर कैटेगरीज। इसे लोअर कैटेगरीज कर लेंगे हम। हाँ जी, कहता है निम्न वर्ग, द लोअर कैटेगरी। तो इसमें क्या है? बड़ी मात्रा में निम्न वर्ग था। सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो थे लोअर क्लास के, जो कि जुड़े हुए थे किससे? कहता है इनको कहते थे ह्यूमिलियोरिस। ह्यूमिलियोरिस क्या है? लोअर क्लास। इसमें ग्रामीण है, श्रमिक, किसान, दास, मजदूर, ये सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे। ओके, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप इसे अच्छे से देखें, समझें, सुने, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।